हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सिविक्स की बुक का चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस्ड एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कैसे बनाती है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं इन तीनों का मतलब। अकाउंटेबल ये जो शब्द है, इसका बेसिकली मतलब होता है जवाबदेह होना। यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं और नीतियों का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू भी जवाब देना पड़ता है। लोग धरने पर बैठ जाते हैं अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही होती है। तो रिस्पॉन्सिव मतलब हम जो है सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सरकार को आंसर देना होगा। लेजिटिमेट इसलिए होती है क्योंकि मतलब बिल्कुल वैध है, कानूनी तौर पर ठीक है, क्योंकि हमने ही तो उनको चुन करके भेजा होता है इलेक्शंस के थ्रू। तो आंसर देखिए, आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे इसमें, डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल गवर्नमेंट कैसे प्रोड्यूस करती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट एज द पीपल हैज द राइट इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस। हम इलेक्शंस के थ्रू ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना गवर्नमेंट के, ये पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे। मतलब जो भी कानून बनते हैं, वो कानून बनाने का काम किसका होता है। कानून बनाने का काम जो है ना वो सरकार का ही होता है। तो एक सेकेंड सेटल कर देती हूँ। तो कानून बनाने का काम जो है वो सरकार का होता है और हम उनको चुन के भेजते हैं, तो यानी कि वो हमें अकाउंटेबल भी होंगे। इफ़ दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नॉट वर्क प्रॉपरली, पीपल हैव अ चांस टू नॉट इलेक्ट देम इन नेक्स्ट इलेक्शन। तो हम अगले इलेक्शन में उनको वोट नहीं देंगे और उनको इलेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारे पास चांस होता है उनको हटाने का। और डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कैसे प्रोड्यूस करती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर इलेक्टेड बाय पीपल एंड आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पीपल एंड पार्लियामेंट। दीज गवर्नमेंट्स प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड टेक केयर ऑफ नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। तो रिस्पॉन्सिव होती है। देखिए, हम लोगों ने देखा कोरोना के टाइम पर लोग जो काम करने के लिए घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो सरकार ने खाना पहुंचाया उनके घरों तक। तो रिस्पॉन्सिव है ना, रिस्पॉन्ड करती है हमारी बातों को। Democracy produces legitimate government. A democratic government is people's own government. People wish to be ruled by representative elected by them. They also believe that democracy is suitable for their country. Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. तो हम डेमोक्रेसी में क्या है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों है, हमने चुन करके भेजा है। हम ही चाहते हैं कि भाई एक सरकार होनी चाहिए ताकि देश में लोकतंत्र सही तरीके से काम करता रहे, देश ही सही तरीके से काम करता रहे। तो इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, क्योंकि हमने ही तो उनको चुन करके भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच डेमोक्रेसीज एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज। डेमोक्रेसी हिंदी में लोकतंत्र। तो लोकतंत्र सोशल डाइवर्सिटीज़ यानी कि जो हमारे समाज की भिन्नताएं हैं उसको हमारी डेमोक्रेसी किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से एकोमोडेट करती है। इसका मतलब है समझती है और काम सही चलता है। तो डेमोक्रेसी इज एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी व्हेन इट इज़ वेल अंडरस्टूड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट द रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड दैट द रूल ऑफ मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट द रूल ऑफ अ सिंगल रिलीजियस और अ सोशल कम्युनिटी। तो सिर्फ एक धर्म का, एक जाति का अधिकार नहीं है देश पर। हमारा देश मेजॉरिटी पर चलता है, यानी कि मेजॉरिटी वोट्स के थ्रू ही हमारे देश में सरकार बनती है। मगर इसके बावजूद भी हर किसी को संविधान ने अधिकार दे रखे हैं और उन अधिकारों के हिसाब से ही हमारे देश की गवर्नमेंट रन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट और अपोज द फॉलोइंग असर्शंस। तो असर्शंस हमें बता रखे हैं और इसको हमें या तो अपोज करना है या तो सपोर्ट करना है। तो एक एक असर्शन पढ़ते जाएंगे और फिर देखते जाएंगे। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी बट द पुअर नीड डिक्टेटर्स टू बिकम रिच। तो जो इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी है यानी कि अमीर देश है वो तो डेमोक्रेसी हो सकती है, मगर जो गरीब देश है उनको क्या तानाशाह चाहिए, एक ही इंसान का शासन चाहिए। तो देखिए, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एज कैन बी सीन फ्रॉम द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिया एंड जिम्बाब्वे, इन 1947 इंडिया वॉज इंक्लूडेड इन द थर्ड वर्ल्ड नेशंस, बट नाउ इट इज़ वन ऑफ द fast growing economies in the world. On the other hand, Zimbabwe, which was fairly prosperous nation, has run into
ह्यूज इंटरनेशनल डेट विद द प्रोग्रेशन ऑफ रॉबर्ट मुगाबे's रेजिम। तो रॉबर्ट मुगाबे के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर में, तो उसमें था कि पहले इंडिया और जिम्बाब्वे मतलब दोनों ही ठीक ठाक कंट्रीज थी, थोड़ी गरीब ही कंट्रीज थी, इंडिया से बेटर ही होगी जिम्बाब्वे शायद 1947 के टाइम पर। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था हम गरीब थे, बट हम लोगों ने डेमोक्रेसी को फॉलो किया और आज देखिए हमारा देश कितना प्रोग्रेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एजर्शन है हमारा, डेमोक्रेसी कांट रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बिटवीन डिफरेंट सिटीजन। डेमोक्रेसी जो है इनकम इनइक्वालिटीज़ को कम नहीं कर सकती है अलग अलग सिटीजन्स के बीच में। तो आंसर देखिए, डेमोक्रेसी कांट रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बिटवीन डिफरेंट सिटीजन्स। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है। द मिनिमम वेजेस एक्ट enacted by government and other policies which regulate the basic price at which agriculture producers and small industries sell their goods have helped increase the per capita income of the country, thereby making its citizens more prosperous। तो देखिए MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, और मिनिमम वेजेस एक्ट है कि भाई इससे कम पे आप लोग काम नहीं करा सकते। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को समझ में आता है कि हमारी सरकार लोगों के लिए काम कर रही है, एक्चुअली लोगों के लिए काम कर रही है हमारी सरकार, और डेमोक्रेसी में ही ये काम किया जा सकता है। गवर्नमेंट इन पुअर कंट्रीज शुड स्पेंड लेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्पेंड मोर ऑन इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या गवर्नमेंट जो है गरीब देशों की, उनको हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इन सब पे कम खर्चा करना चाहिए और इंडस्ट्रीज पर और सड़कें बनाने पर ज़्यादा खर्चा करना चाहिए? तो देखिए ये भी थोड़ा ठीक तो नहीं है। गवर्नमेंट इन पुअर कंट्रीज शुड स्पेंड लेस ऑन poverty reduction, health, education, and spend more on industries and infrastructure. This is not a wise option as in poor countries the people cannot afford health and education services। तो भाई हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज तो मतलब खर्चा करना चाहिए सरकार को, क्योंकि गरीब देशों में अगर सरकार नहीं खर्चा करेगी एजुकेशन और हेल्थ पे, तो वहाँ पे ना ही एजुकेशन बढ़ेगी ना ही लोगों की हेल्थ बेटर होगी। तो भाई ये वाला भी गलत ही है। नेक्स्ट देखिए, इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव वन वोट विच मीन्स दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी डोमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति का एक वोट होता है, उससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट डोमिनेशन खत्म हो जाती है। तो देखो, इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन हैव वन वोट विच मीन्स दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी डोमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू एज कॉन्फ्लिक्ट कैन बी एलिमिनेटेड ओनली बाय एन आइडियल सिचुएशन। इन रियल डेमोक्रेसीज दो एवरी पर्सन हैव वन वोट देयर आर डिविजन्स अमंग द पीपल, दीज डिविजन लेट्स टू कॉन्फ्लिक्ट। तो भाई एक पर्सन एक वोट है हमारे देश में, मगर फिर भी अलग अलग विभिन्न लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं। अगर लड़ाई झगड़े बचाने हैं तो भाई एक आइडियल ही डेमोक्रेसी होगी, एक आइडियल ही देश होगा जहाँ पे कहीं लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लड़ाई झगड़े दंगे हर जगह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आइडेंटिफाई द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो सजेस्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डीपन डेमोक्रेसी इन गिवन सिचुएशन। हमें तो चैलेंजेस बता रखे हैं और फिर हमें इनके आंसर बताने हैं कि भाई हम कैसे इनको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग अ हाई कोर्ट डायरेक्टिव अ टेम्पल इन उड़ीसा दैट हैड सेपरेट एंट्री डोर्स फॉर दलित्स एंड नॉन दलित्स अलाउड एंट्री फॉर ऑल फ्रॉम सेम डोर। तो हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बाद उड़ीसा में एक टेम्पल था कि दलित अलग रास्ते से जाते थे, नॉन दलित अलग से जाते थे। तो अब हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भाई सभी सेम डोर से जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या है, द चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू ऑल इट्स सिटीजन इन स्पाइट ऑफ देयर कास्ट। तो चैलेंज डेमोक्रेसी का क्या है कि भाई इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है, चाहे लोगों की भावनाएं जो भी वो सोच रहे हैं गलत है। अगर हम असमानता फैला रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया है और हमें वही फॉलो करना है। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट है, अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। कई स्टेट्स में जो है फार्मर वो सुसाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए ये चैलेंज के लिए हम क्या करें? द चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन द सेकंड स्टेटमेंट इज प्रोवाइडिंग फार्मर विद सब्सिडीज विच विल हेल्प देम टू अर्न प्रॉफिट्स एंड हैव अ सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ लाइवलीहुड। तो भाई फार्मर क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है, वो कर्जे के तले दब जाते हैं। तो सरकार उनको सब्सिडी प्रोवाइड करे ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। सब्सिडी मतलब कि भाई उनका जो अगर खर्चा पड़ रहा है, मान लो उन्होंने बीज खरीदा तो बीज खरीदने का उनका 100 रुपये का उनको लग रहे हैं, तो सरकार थोड़ी सब्सिडी दे दे ताकि 100 की जगह उनके 70 रुपये लगें, तो उनके थोड़े पैसे उनके पास बचेंगे, वो कर्जे में नहीं दबेंगे और सुसाइड जैसी जो है चीज़ें नहीं सोचेंगे। नेक्स्ट है, फॉलोइंग एलिगेशन ऑफ किलिंग ऑफ 3 सिविलियंस इन गंदवारा इन अ फेक एनकाउंटर बाय जम्मू कश्मीर पुलिस एंड इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड। तो भाई फेक एनकाउंटर की इंक्वायरी करी तो क्या है? द चैलेंज टू डेमोक्रेसी इज टू प्रिजर्व द पीपल ट्रस्ट इन गवर्नमेंट आर्म्स लाइक द पुलिस। तो डेमोक्रेसी में ये चैलेंज है कि भाई लोगों का ट्रस्ट जो है पुलिस में, सरकार में बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसीज विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज करेक्ट। इनमें से कौन सा आइडिया करेक्ट है? डेमोक्रेसीज हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल। क्या डेमोक्रेसी ने
कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कर दिया है, तो भाई ये तो नहीं है, लड़ाई झगड़े तो अभी भी जो है डेमोक्रेसी में भी होते हैं, ये गलत हो गया। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमंग पीपल, क्या इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमंग पीपल डेमोक्रेसी से खत्म कर दी हैं, एलिमिनेट कर दी हैं? तो एलिमिनेट तो नहीं हो पाई हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग हाउ मार्जिनलाइज सेक्शंस आर टू बी ट्रीटेड, मार्जिनलाइज सेक्शन को कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये भी क्या खत्म हो गया है, मतलब बात बन गई है इस पे भी? तो ये भी गलत है। आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, तो आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी जो है ना वो तो एलिमिनेट हो गया है। 1 पर्सन 1 वोट है, पॉलिटिकली सब इक्वल है, हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है, तो ये डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। In the concept of asserting democracy, which among the following is odd one? इनमें से कौन सा ऑड है? अगर हम लोग डेमोक्रेसी को एजर्ट करने की बात करते हैं, डेमोक्रेसी नीड टू इंश्योर, डेमोक्रेसी को क्या इंश्योर करना चाहिए? मेजॉरिटी रूल इंश्योर करना चाहिए। ऑड वन आउट है ये, क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी रूल थोड़े ना, हमें तो फेयर और फ्री इलेक्शन करवाने हैं, इंडिविजुअल की डिग्निटी को हमें इंपॉर्टेंस देनी है, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सबका कानून के, मतलब कानून के सामने सब बराबर हों, इलेक्शन बिल्कुल सही तरीके से हों और लोगों की इज्जत जो है समाज में वो बनी रहे। मेजॉरिटी रूल ये चीज़ गलत है, तो हमें ये बता रखा है कि ऑड वन आउट कौन सा है, अलग अजीब कौन सा है, तो मेजॉरिटी रूल की सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल होगा, ये तो गलत बात हो गई। नेक्स्ट देखिए, स्टडीज ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी शो दैट, जो सोशल और एक पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ होती है डेमोक्रेसी में, वो हमें दिखाती हैं इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी कोई देवता का रूल तो है नहीं, तो इनइक्वालिटीज़ और प्रॉब्लम्स तो डेमोक्रेसी में भी एग्जिस्ट करती हैं, मगर डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से बेटर है, ये भी हमें समझ में आता है। तो देख लिया हमने क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।